दोस्तों ये स्टोरी का 44 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। हॉस्पिटल के अंदर कुणाल ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह कीर्ति को अंदर लाया, उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। काफी देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर बाहर आया और पूछा, आर यू हर हस्बैंड? कुणाल ने धीरे से सिर हिलाया। डॉक्टर ने आह भरी और कहा, पेशेंट को कोई तरह की माइनर इंजरी आई है और उनका मिसकैरेज भी हो गया था। अभी उनके प्रेगनेंसी के 3 वीक ही कंप्लीट हुए थे, इसीलिए हम बेबी को सेव नहीं कर पाए, लेकिन इंटरनल हेमरेज नहीं हुआ। बेबी सॉरी फॉर दैट। और मुझे लगता है कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, शायद उनके पेट के निचले हिस्से और कई और जगहों पर किसी ने लात मारी है। डॉक्टर ने कुणाल की बांह थपाते हुए कहा, आप दोनों अभी बहुत यंग हो, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह अभी भी बेहोश है, उसके उठने के बाद हम उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। आप बाहर जाकर मिल सकते हो मिस कैरिज। सिर्फ यही कुणाल को सुनाई दे रहा था। डॉक्टर के चले जाने के बाद कुणाल खड़ा हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उसके पैर कमजोर हो रहे हैं। जब पास खड़े जय ने कुणाल को लड़खड़ाते हुए देखा तो वह तेजी से उसकी ओर दौड़ा और बोला, बॉस आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, अभी कीर्ति मैडम को आपकी जरूरत है। कीर्ति का नाम सुनते ही कुणाल का दिल पसीज गया। वह उसे क्या कहेगा कि उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया क्योंकि वह अपने दुश्मन से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सका, कि उन्होंने अपने पहले बच्चे के बारे में जानने से पहले ही उसे खो दिया क्योंकि उसने चीजों को बहुत हल्के में लिया था। कुणाल क्या सोच रहा था यह समझकर जय ने अपना सिर हिलाया और कहा, सर इसमें आपकी गलती नहीं है, इसलिए प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। कीर्ति मैडम को अभी आपकी जरूरत है। 45 मिनट के बाद कीर्ति को ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर दिया गया। जब कुणाल ने उसे देखा तो वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। डोंट वरी कीर्ति, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, कुणाल ने कहा। उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कीर्ति ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जब कुणाल ने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। चुपचाप उसके पीछे रूम की ओर चला गया। रूम के अंदर सभी के रूम से बाहर चले जाने के बाद कुणाल उसके पास बैठ गया और कहा, इट्स ओके। कुणाल की कमीज को पकड़कर कीर्ति ने अपना चेहरा उसके सीने पर रखा और जोर जोर से रोने लगी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आई रियली सॉरी, मैं हमारे बेबी को नहीं सेव कर पाई, कीर्ति ने कहा। उसके चारों ओर अपनी बाहों को लपेटते हुए कुणाल बहुत ही धीरे से हंसा और कहा, बेवकूफ, तुम ठीक हो और मेरे लिए यही मैटर करता है। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, आई एम सॉरी, हमारा बेबी, हमारा पहला, और मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह सब सुनकर कुणाल ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। यह उसके सामने टूट नहीं सकता था, उसे नहीं तो उसे कौन संभालेगा। वह समझ पा रहा था कि वह अभी कैसा महसूस कर रही है, क्योंकि वह भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। हालांकि उसने कभी भी फैमिली प्लानिंग या फिर बेबी प्लानिंग नहीं की थी और ना ही इसके बारे में कभी सोचा था, लेकिन अचानक अपने बेबी होने से उसका दिल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अपने आंसू पोंछते हुए कुणाल ने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा कि हम दोनों अभी बहुत यंग हैं और हम फ्यूचर में इसके बारे में सोच सकते हैं। उसके चेहरे को सहलाते हुए कीर्ति ने हंसते हुए कहा, और यदि तुम बच्चे को इतना पसंद करती हो तो मैं फ्यूचर में तुम जितना बच्चे चाहोगी मैं उतने दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर जब कीर्ति ने कुणाल की तरफ देखा तो उसकी लाल आंखें देखी तो वह फिर से खुद को टूटने से नहीं रोक सकी। कुणाल ने उसके आंसू पोंछते हुए उसके फॉरहेड पर किस किया और कहा, अरे अरे रुको, रोना बंद करो, तुम्हें इस तरह देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, और अगर तुम ऐसे ही अपने कीमती आंसू बहाती रहोगी तो यह हॉस्पिटल तुम्हारे आंसुओं से डूब जाएगा। तभी रुद्र और बाकी सभी रूम के अंदर आ गए। प्रिंसेस कीर्ति की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा। जबकि कीर्ति ने अपने भाई को देखा तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। कुणाल रुद्र के पास गया और भाई बहन को कुछ देर के लिए बात करने का टाइम दिया। कुणाल के कंधे को थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, हम बाहर डॉक्टर से मिले, एवरीथिंग विल बी फाइन। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। जब रूम के अंदर आया तो कुणाल ने पूछा, वह कहाँ है? अंगद ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमने उसे खो दिया। यह सुनकर कुणाल की आंखें ठंडी हो गई। वह अंगद के साथ रूम से निकलने ही वाला था कि नीरज जी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, एक्सप्लेन इट। कुणाल अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, पापा प्लीज आप मुझे अभी बात मत कीजिए।
अभी स्टेबल सिचुएशन में नहीं हूँ। नीरज जी ने भौं चढ़ाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे बताना होगा। वह लोग कौन है जो कीर्ति को अपने साथ ले गए थे? पापा। अभी रहने दो, कुणाल बाद में सब कुछ बता देगा, रुद्र ने कहा। लेकिन नीरज जी ने कहा। अपने पापा की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कुणाल अंगद के साथ बाहर भागा। कीर्ति की पीठ थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, एवरीथिंग इज ओके, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ के सीने पर अपना सिर रखकर कीर्ति ने सुबकते हुए कहा, कुणाल बहुत अपसेट है, मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ, वह मेरी वजह से अपसेट है। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, कीर्ति तुम्हें पता है ना, कुणाल अभी भी तुम्हें इसके लिए ब्लेम नहीं करेगा, लेकिन वह अपसेट है। कीर्ति ने कहा, वह अपसेट है क्योंकि तुम भी अपसेट हो, सिद्धार्थ ने कहा। तभी सार्थक वहां पर आया और सब कुछ रेडी है, हम शिफ्ट करने के लिए रेडी हैं। अब लोगों की तो सेफ्टी के लिए उससे सार्थक के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। एम्बुलेंस बाहर इंतजार कर रही है, रुद्र ने कहा। टीना, क्या तुम कीर्ति के साथ हॉस्पिटल चल सकती हो? वहां पर सब उसका वेट कर रहे हैं, रुद्र ने कहा। टीना ने सिर हिलाया। जल्द ही कीर्ति को स्ट्रेचर में रूम से बाहर ले जाया गया। बाहर कुणाल कहाँ है? कीर्ति ने पूछा। मैं उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाता हूँ, सार्थक ने कहा। जल्द ही कुणाल अंगद के साथ आ गया। कीर्ति के गालों को सहलाते हुए कुणाल ने कहा, वहां जाओ और थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है, और अब रोना बंद करो। कीर्ति ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो? कुणाल ने उसके सर पर किस करते हुए कहा, मैं थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाऊंगा। टीना की ओर मुड़ते हुए कुणाल ने कहा, इसका ख्याल रखना। उसके अपसेट बिहेवियर को देखकर कीर्ति की आंखें फिर से भर आई। रुद्र ने कीर्ति का सिर थपथपाया और कहा, ज्यादा मत सोचो और वहां जाकर आराम करो। आराध्या, वैशाली, अंबिका, दादी सभी वहां पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ठीक है, कीर्ति ने सिर हिलाया। कीर्ति के वहां से चले जाने के बाद उन सबके बीच एक बहुत ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। ठंडी दीवार पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए कुणाल चुपचाप अपनी खाली सेलिंग को देखता रहा। फिर कुछ देर सोचकर रुद्र की तरफ देखकर कुणाल ने कहा, मैं आपके सभी सोर्स का यूज करना चाहता हूँ। उसके कहने के अंदाज से कोई भी बता सकता था कि यह कोई रिक्वेस्ट नहीं था, बल्कि कमांड या आर्डर था। कुणाल के इस एटीट्यूड को संभालना बहुत मुश्किल था। वह सब कुणाल को इस तरह देखने के आदी नहीं थे। वह लड़का जो इस बात से इतना डरता था कि उसके पापा को उसकी असली पहचान के बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा, अब वह खुद अपने पापा के साथ में अपना असली चेहरा दिखा रहा था। वह लड़का जिसने कभी अपने बड़ों के सामने अपनी आवाज नहीं उठाई थी, वह किसी पर भी चिल्ला रहा था जो उसे किसी तरह के सवाल या फिर उससे किसी तरह की बात करने की कोशिश कर रहे थे। कुणाल, तुम, रुद्र ने कहा। लेकिन रुद्र को बीच में रोकते हुए अंगद ने कहा, उसे कुछ भी समझाने और बताने का कोई मतलब नहीं है। बस उसे वादे दीजिए जो वह चाहता और उसे बात करने दीजिए जो वह चाहता है। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है अंगद, तुम अभी रोहित को कॉल करो और उसे कहो कि अभी यहाँ आओ। कुणाल ने कहा, वह पहले से ही रास्ते में है, वह 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा, अंगद ने कहा। कुणाल की तरफ जाते हुए नीरज जी ने उसका चेहरा थपथपाया और कहा, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? ऐसे नहीं हो। और तुम रुद्र के सोर्स का यूज क्यों करना चाहते हो? जिसने भी यह किया है हम उसे पकड़कर पुलिस को हैंड ओवर कर सकते हैं। सर, कुछ गड़बड़ है, अचानक जय ने कहा। अभी क्या हुआ? कुणाल ने पूछा। मैडम का फोन अभी भी टाइप किया जा रहा है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है। अजीब बात है कि यह वह डायरेक्शन नहीं है जहां मैडम जा रही हैं। कुणाल ने अपना कोट उतारकर अपनी जेब से गन निकाली और कहा, जय चलो। रुद्र ने कुणाल की बाह पकड़ी और कहा, कुणाल ऐसा मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ। वह एक आउटसाइडर, उसके लिए यह सब करना पॉसिबल है। हमें लगता है कि किसी ने उसकी हेल्प की है, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। रुद्र की बात बीच में काटते हुए कुणाल ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मुझे अभी इन्फॉर्मेशन की परवाह है? कुणाल, रुद्र सही कह रहा है। क्या आप में से किसी ने अपना बच्चा खोया है? नहीं ना, तो आप सभी को कमेंट करने का कोई राइट नहीं है, कुणाल चिल्लाया। रुद्र के कंधे को पकड़ते हुए कुणाल ने पूछा, नहीं जीजू, आप मुझे यह बताइए, अगर दीदी के साथ कुछ ऐसा होता तो क्या होता? आप क्या इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचते? क्या आप करते? क्या आपको कोई अंदाजा है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ अभी? क्या आप सब जानते हैं कि जब मैंने उसे इस तरह टूटते हुए देखा तो मुझे कैसा लगा? रुद्र ने अपने होठों को सिकोड़ा और कुछ नहीं कहा। जय चलो चलते हैं, कुणाल ने हॉस्पिटल से बाहर निकलने से पहले कहा। मैं भी कुणाल के साथ चलूंगा, सिद्धार्थ ने कुणाल को फॉलो करते हुए कहा। मुझे लगता है कि हमें भी जाना चाहिए, सार्थक ने कहा। अंगद ने सिर हिलाया और कहा, आप घर जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए।
रुद्र ने कहा। नीरज जी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं भी तुम सबके साथ जाना चाहता हूँ, हमें कुणाल को रोकना होगा। लेकिन रुद्र ने कुछ कहना चाहा। मैं आ रहा हूँ, नीरज जी ने कहा। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है। सार्थक हॉस्पिटल। कीर्ति का कुछ टेस्ट करने के बाद अंबिका ने आह भरी और कहा, हाँ, उसका मिसकैरेज हो गया, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है। दूसरे हॉस्पिटल की रिपोर्ट एकदम ठीक है। कितने दिनों का? अंबिका की तरफ देखकर वैशाली ने कहा। शायद 3 वीक, अंबिका ने कहा। वैशाली ने कहा, यह सब अच्छा नहीं हुआ। वह दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब हम कीर्ति के सामने इसका जिक्र नहीं करेंगे। हम उसे और ज्यादा सैड और अपसेट नहीं कर सकते। सब कुछ ठीक है क्योंकि अभी वह दोनों बहुत यंग हैं। फ्यूचर में भी जाकर अपने बेबी के बारे में सोच सकते हैं। अब इन सब बातों को छोड़ो और हमें उसे खुश रखने की कोशिश करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ वह हमें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, रोहन ने कहा। सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ बॉस, आपको कुछ टाइम आराम करना चाहिए। और हमारे जाने के बाद क्या हुआ, मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद सबऑर्डिनेट दौड़ता हुआ आया और कहा, बॉस, मिस्टर रेहान की गर्लफ्रेंड का मिसकैरेज हो गया था। रोहन ने भौं चढ़ाई और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अभी मिस्टर बलराज को कॉल किया और सजेशन के बारे में बताया और उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, सबऑर्डिनेट ने कहा। रोहन ने हंसते हुए कहा, अब रेहान को पता चलेगा कि जब आप कुछ खो देते हो तो कैसा लगता है। क्या सच में उसकी गर्लफ्रेंड को मारने से कहीं बेहतर है बाहर, या वही घर है बॉस? जय ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुणाल। इससे पहले कि सिद्धार्थ और कुछ कह पाता, कुणाल कार से बाहर निकल गया। जय जल्दी से अपना ब्रीफ केस खोला और 2 बंदूकें निकालकर अपनी जेब में डाल ली। तुम अपने साथ 2 बंदूकें क्यों ले जा रहे हो? सिद्धार्थ ने पूछा। कार से बाहर निकलते हुए जय ने कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा सर। तभी रुद्र और बाकी सभी वहां पर पहुंच गए। जब नीरज जी ने कुणाल को घर की ओर भागते हुए देखा तो वे चिल्लाए, कुणाल, फिर उसके पीछे दौड़ने लगा। यह देखकर अंगद ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर दी और कहा, रुद्र भाई, हम अंकल को वहां नहीं रहने दे सकते, हम उन्हें यह देखने नहीं दे सकते, चलो चलते हैं, रुद्र ने कहा। अंदर जब कुणाल और जय अंदर आए तो उन्होंने देखा रोहन ठीक सामने खड़ा था और अपने आदमियों के साथ खुशी से हंस रहा था। दूसरी तरफ जब रोहन ने अपने सामने रेहान को खड़ा देखा तो उसकी सांसें रुक गई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, वाह, देखो यहाँ कौन है, मिस्टर रेहान या फिर मिस्टर कुणाल कपूर? लेकिन कुणाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे देखता रहा। उसके ब्लैक चेहरे को देखकर रोहन के सबऑर्डिनेट को अंदाजा हो गया था आगे क्या होगा। और सर, परेशान मत कीजिए, सबऑर्डिनेट रोहन के कानों में फुसफुसाया। लेकिन उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए रोहन ने बोल्ड और सर्वे एक्टिंग करते हुए कुणाल की तरफ आया और कहा, तो अपने बेबी को खोने के बाद कैसा फील होता है? क्या यह हर्ट करता है? वाह, हाँ, यह करता है। तभी नीरज, रुद्र, अंगद और बाकी सभी अंदर आ गए और अंगद जाकर कुणाल के पास खड़ा हो गया। देखो मिस्टर अंगद रो रहा है। अभी यहाँ बहुत बुरा हुआ कि हम तुम्हारे स्वीट गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नहीं कर सके। बस इतना कहो कि वह लकी थी और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता उसके 2 सबऑर्डिनेट जमीन पर गिर पड़े। फिर कुणाल ने बंदूक से अपने हाथ जय की ओर बढ़ा दिए। उसे एक और बंदूक देने के बाद जय और अंगद दोनों ने एक कदम पीछे हट गए और फिर बिना कोई वार्निंग के रोहन के बॉडी को अपनी बंदूक की गोली का निशाना बनाकर कुणाल ने अपने बंदूक को जय को पास की। उसे दूसरी बंदूक देते हुए जय ने उससे पहली बंदूक ली, फिर उसे दूर जाकर खड़ा हो गया। पहले की तरह ही अनगिनत गोलियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। रुद्र, सिद्धार्थ और सार्थक ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, लेकिन वह और कर भी क्या सकते थे, क्योंकि वह सब अच्छे से जानते थे कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो वह भी वैसा ही करते जैसा कुणाल कर रहा है। जब कुणाल एक एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ रोहन के डेड बॉडी पर गोलियां चला रहा था तो यह सब देखकर नीरज जी लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। अगर अंगद ने जाकर उन्हें पकड़ा नहीं होता तो शायद वह फर्श पर गिर जाते। कुणाल के चलाए गए हर एक गोली उनके दिल में एक गहरे चुभन का एहसास दे जा रही थी। कौन है? ऐसा लग रहा था कि कोई उनके दिल में चाकू से वार कर रहा है। अपने बेटे को बेरहमी से बिना एक एक इंसान को मारते हुए देखकर उन्हें पता चल गया था कि यह पहली बार नहीं था। जिस बात से वह सबसे ज्यादा डरते थे आज वो बात हकीकत बन गई थी। इस दुनिया से वह अपनी फैमिली को मीलों दूर रखना चाहते थे। उनका बेटा अब उसी दुनिया का एक हिस्सा था। कुणाल को इस तरह देखकर नीरज जी का दिल पूरी तरह से टूट गया था। जब रुद्र ने नीरज जी का
मिसरेबल कंडीशन देखा तो वह कुणाल की तरफ आगे बढ़ा और उसके हाथ से बंदूक छीन ली और कहा, अभी रुक जाओ, वह पहले ही मर चुका है। फिर से उसको बंदूक देते हुए रुद्र ने अपना रुमाल निकाला, कहा, अपना चेहरा पोंछ लो। कुणाल ने रुद्र के हाथ से रुमाल लेते हुए रोहन का खून पोंछा और कहा, जय, मेरे लिए एक नई शर्ट ला दो। सर्वाकार में है, जय ने कहा। कुणाल ने अपने शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल। कीर्ति के पास बैठकर आराध्या उससे कंफर्ट करते हुए बोली, इट्स कंप्लीटली फाइन। तुम दोनों अभी भी बहुत यंग हो, तो इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अभी रोइए मत। अगर कुणाल तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेगा तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा। जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कीर्ति ने कहा। कुणाल ने मुझे रोने से मना किया है। हाँ, अब और रोना मत, आराध्या ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा। हाँ, अब और रोना नहीं, खुश हो जाओ, वैशाली ने कीर्ति को गले लगाते हुए कहा। तभी कुणाल और जय वहां पर आ गए। कीर्ति की ओर बढ़ते हुए कुणाल मुस्कुराया और पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। कुणाल, क्या तुम मेरे पीछे मेरे केबिन तक आ सकते हो? मैं तुमसे कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ, अन्ना ने कहा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ जरूर आराध्या, तुम भी आ सकती हो, अंबिका ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, वाह, और कुणाल अंबिका के पीछे उससे केबिन में चले गए। अंबिका का केबिन। कुणाल को पानी का गिलास देते हुए अंबिका ने कहा, मुझे पता है कुली तुम्हारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हें उसके लिए स्ट्रांग होना होगा। अपने भाई के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए आराध्या ने कहा, कोई बात नहीं, अंबिका ने कहा। तुम्हें और किसी भी चीज के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सभी विटल और रिपोर्ट नॉर्मल हैं। उसके बस कुछ माइनर इंजरी है, इसके अलावा टेंशन करने की कोई बात नहीं। अपने बच्चे को खोने उसके लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन तुम्हें उसे खुश रखना होगा, उसे मोटिवेट करना होगा और उसे अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए हेल्दी चीजें भी खानी होगी। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अंबिका, क्या हम कुछ देर बाद बात कर सकते हैं? अगर तुम बुरा ना मानो, आराध्या ने कहा। अंबिका ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। अंबिका के वहां से जाने के बाद कुणाल फर्श पर बैठ गया और उसकी गोद में अपना सिर रखकर रोने लगा। कुणाल के बालों में अपना हाथ फेरते हुए आराध्या ने कहा, इट्स ओके, तुम जितना चाहो उतना रो सकते हो। कुणाल ने आराध्या के टांगों को कसकर पकड़ लिया और जोर से सिसकने लगा। जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब कुणाल बहुत छोटा था। आराध्या ही जिसने बचपन से उसकी देखभाल की थी। कुणाल को कभी भी अपनी माँ की याद नहीं आई, क्योंकि एक माँ की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आराध्या उसके लिए फुलफिल कराती थी। आराध्या ही उसके लिए उसकी माँ थी। आराध्या यह अच्छी तरह जानती थी, कुणाल उसके अलावा किसी और को अपना वीक साइड दिखाना नहीं चाहता है। वह जानती थी कि उसका भी दिल टूट गया था, लेकिन वह कीर्ति के लिए अब तक खुद को कंट्रोल कर रहा था। कुणाल की पीठ को रगड़ते हुए आराध्या ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सका, मैं कीर्ति को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर सका, यह सब मेरी वजह से हुआ, कुणाल ने सिसकियों के बीच से कहा। आराध्या ने अपना सिर हिला और कहा, खुद को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि यह तुम्हारी गलती नहीं है। कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है। थोड़ी देर रुकते हुए आराध्या ने कहा, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो और मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में तुम मुझे अपने बच्चों के साथ खेलने जरूर दोगे। तुम यह करने में कैपेबल हो ना? कुणाल ने धीरे से सिर हिलाया। आराध्या ने हंसते हुए कहा, अब एक छोटे बच्चे की तरह रोना बंद करो। तुम्हारे एम्प्लॉयज क्या कहेंगे अगर वह अपने बॉस को इस तरह रोते हुए देखेंगे? फिर उसके सिर को ऊपर उठाकर आराध्या ने उसके आंसू पोंछे और कहा, अब और रोना नहीं। यू आर माई लिटिल स्ट्रॉन्ग ब्रदर, राइट? अपने आंसू पोंछते हुए कुणाल ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके सर पर किस करते हुए आराध्या ने कहा, अब जाओ और कीर्ति के साथ रहो, उसे भी तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। कुणाल ने सिर हिलाया और उठकर खड़ा हुआ। काफी देर तक आराध्या को गले लगाने के बाद कुणाल बाहर की ओर चला गया। अपने बालों को अपनी उंगलियों से रगड़ते हुए आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रुद्र वहां पर आया और पूछा, टायर्ड? उसकी ओर चलते हुए आराध्या ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली और धीरे से सिर हिलाया। अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेटते हुए रुद्र ने उसे अपने पास खींच लिया और कहा, कुछ और है जिसको तुम्हें हैंडल करना है या क्या है? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने कहा, पापा, कीर्ति। क्या करूं? कुणाल अंदर आया तो उसने देखा कि सभी हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ठीक है, अब घर चलते हैं और कीर्ति को थोड़ी देर आराम करने देते हैं, दादी ने कहा। हम कल फिर आएंगे, वैशाली ने कहा। सिद्धार्थ मुस्कुराया और कीर्ति के सिर को थपथपाया और कहा, ठीक है, ध्यान रखना।
जाने से पहले सिद्धार्थ ने कुणाल के कंधे को थपथपाया और कहा, उसकी देखभाल करो और किसी भी चीज पर स्ट्रेस मत लो, जो हो गया उसे भूल जाओ। हम पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर पर फोकस करो। और हाँ, अगली बार कुछ करना तो प्रोटेक्शन का यूज करना मत भूलना। यह सुनकर वैशाली ने सिद्धार्थ की बांह पर थपकी दी और कहा, तुम इतने बेशर्म क्यों हो? सिद्धार्थ ने अपने गाल थपथपाए और कहा, क्या मैं उसे सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ। फिर वह दोनों वहां से चले गए। सबके जाने के बाद कुणाल ने दरवाजा बंद कर दिया और कीर्ति के पास जाकर बैठ गया। कुणाल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी कीर्ति, मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर सका। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। और क्या तुमने मुझे बाद में नहीं बचाया? तुम मेरे हीरो हो, मेरे सेवियर हो। उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कुणाल ने कहा, हमें फ्यूचर में केयरफुल रहना होगा। आई वांट टू हग यू, कीर्ति ने पाउट बनाते हुए कहा। अपने जूते उतारकर कुणाल उसके बगल में बैठ गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। कुणाल के सीने पर सिर रखकर कीर्ति ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर सो जाओ, अन्ना दी ने कहा है कि तुम कल घर जा सकती हो, मैं तुम्हें कल मल्होत्रा मेंशन लेकर जाऊंगा। और कुणाल ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, अपने साथ ज्यादा गार्ड ना ले जाना, मेरी गलती थी। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि यह गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने कहा, ओके नाउ सी आ गुड गर्ल एंड स्लीप। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे ना? कीर्ति ने पूछा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ क्या? कुणाल, कैसे? मेरा मतलब कब? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने आह भरी और कहा, जब वह अमेरिका में था। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आराध्या ने कहा, आपको इस बारे में पता था, लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। रुद्र ने डर के मारे घूंट भरते हुए कहा, मैं अब आप मुझसे बातें कब से छुपाने लगे? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। मैंने पहली बार तुमसे कुछ छुपाया है। मैं कसम खाता हूँ, तुम मुझसे बात मत करो। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गई। बेबी रुको! रुद्र भी उसके पीछे उसकी ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। कपूर मेंशन। जब आराध्या और रुद्र कपूर मेंशन पहुंचे तो उन्होंने देखा सूरज जी और रिद्धिमा जी लिविंग रूम में बैठे थे। अरे आराध्या, थैंक गॉड कि तुम यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता कि नीरज को क्या हुआ है। उसने खुद को स्टडी रूम में बंद कर लिया और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, सूरज जी ने बेचैन होकर कहा। अपने गुस्से भरी आंखों से रुद्र को घूरते हुए आराध्या स्टडी रूम की तरफ चली गई। आराध्या के चले जाने के बाद रुद्र ने आह भरी और बेबसी से अपना सिर हिलाया। स्टडी रूम के बाहर, पापा दरवाजा खोलो, मैं हूँ, आराध्या ने कहा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब नीरज जी ने दरवाजा नहीं खोला तो आराध्या ने जोर से कहा, बेबी मुझे लगता है कि नाना जी हमसे नहीं मिलना चाहते। और जब नीरज जी ने आराध्या की चीख सुनी तो उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला और उन्होंने कहा, आराध्या तुम। बोलते बोलते वह रुक गए जब उन्होंने देखा कि आराध्या बिल्कुल सही है और उनके सामने खड़ी है और अपने पेट को सहला रही है। आराध्या मुस्कुराई और जल्दी से स्टडी रूम में चली गई। नीरज जी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? तुमने मुझे डरा दिया। वेल, यह मेरी गलती नहीं है कि आप अपनी बेटी से ज्यादा अपने पर पोते की परवाह करते हैं, आराध्या ने कहा। नीरज जी ने बेबसी से सिर हिला दिया। अपनी बाहों को नीरज जी की कमर पर लपेटते हुए आराध्या ने पूछा। शायद दुखी नीरज जी ने अपना सिर हिला दिया। इट्स ओके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अभी भी हमारा लिटिल प्रिंस है, आराध्या ने कहा। तुम्हें पता है? नीरज जी ने पूछा। रुद्र ने मुझे अभी बताया, आराध्या ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह तुम्हारी माँ, नीरज जी ने कहा। उनकी बात को काटते हुए आराध्या ने कहा, अगर वह जो कुछ भी कर रहा है उससे खुश है तो उसे करने दीजिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है पापा, आराध्या। नीरज जी ने कहा, रुद्र भी इसका एक हिस्सा है और मेरे पति बिल्कुल भी बुरे नहीं है और ना ही मेरा छोटा भाई है, आराध्या ने कहा। थोड़ी देर रुक कर आराध्या आगे आई और कहा, ऐसा नहीं है कि वह कुछ बुरा कर रहा है आराध्या, वह लोगों को मार रहा है, नीरज जी ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिला और कहा, बुरे लोग? उसने किसी ऐसे इंसान को मार डाला है जिसने उसके बच्चे, आपके ग्रैंड प्राइम और कपूर फैमिली के खून को मार डाला है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन बाकी लोगों के बारे में क्या? नीरज जी ने पूछा। आराध्या ने आह भरी और कहा, मेरी बात सुनो पापा, हमारा कुणाल कभी भी एक इनोसेंट पर्सन को हर्ट नहीं करेगा। मैं अपने छोटे भाई को जानती हूँ, मैं उसके नेचर को अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन यह गलत है तुम्हारी माँ, नीरज जी ने कहा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, माँ हमें कभी भी ऐसा कुछ करने से नहीं रोकेंगी जो हम चाहते हैं, भले ही अगर माँ जिंदा होती, अगर वह चाहती तो मैं कुणाल को उस दुनिया में जाने से नहीं रोक पाती। थोड़ी देर रुक कर आराध्या ने कहा,
आप उस दुनिया में कभी नहीं गए, लेकिन यह आपकी चॉइस थी। लेकिन आप अपने फैसलों को कुणाल पर लागू नहीं कर सकते और आप यह भी उम्मीद नहीं कर सकते कि कुणाल आपके नक्शे कदम पर चलेगा। वह अब बड़ा हो गया है, वह अपने फैसले खुद ले सकता है और उसको अपने फैसले लेने का हक है। नीरज जी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। अब अपने आप को इस तरह से बंद मत कीजिए और इस तरह का बिहेवियर मत कीजिए। कुणाल के लिए भी यह सब संभालना बहुत मुश्किल है। उसे आपकी ज़रूरत है, उसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आराध्या ने कहा। आराध्या के सिर को थपथपाते हुए नीरज जी ने कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। आराध्या हंसने लगी और बोली, हाँ मुझे पता है कि मैं उनकी तरह ही इंटेलिजेंट हूँ। नीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल तुमसे बात करूंगा। हाँ, वह काफी परेशान है। आप जानते हैं कि वह कैसा है। वह सभी के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वह एक बेबी की तरह है, आराध्या ने कहा। नीरज जी ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। नीचे जब सूरज जी ने नीरज जी और आराध्या को खुशी खुशी एक दूसरे से बात करते हुए नीचे आते देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। नीरज, तुमने आज मुझे सच में डरा दिया, सूरज जी ने कहा। कुछ देर बात करने के बाद रुद्र और आराध्या वहां से चले गए। तभी एक मेड ने आगे बढ़कर कहा, सर, महेंद्र सर आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। नीरज जी ने सिर हिलाया और उसे उनको अंदर आने के लिए कहा। सूरज जी ने आह भरी और कहा, नीरज, आई विल बी ओके। सूरज, तुम्हें मेरी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, नीरज जी ने कहा। जब महेंद्र जी हॉल के अंदर आए तो सूरज जी और रिद्धिमा जी उनको प्राइवेसी देते हुए वहां से चले गए। चलिए कहीं और चलते हैं और बात करते हैं, नीरज जी ने कहा। छत पर महेंद्र जी की तरफ देखकर नीरज जी ने हंसते हुए कहा, आज आप सच में बहुत खुश होंगे। महेंद्र जी ने सिर हिलाकर पूछा, और तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आप जो करते हैं उसके लिए मैंने हमेशा आपका डिस्प्यूट किया है, और अब मेरा अपना बेटा ही। महेंद्र जी हंसते हुए कहा, हाँ यह सच है, लेकिन मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की नीरज। तुम मेरे दामाद हो और मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है। यह तुम ही थे जिसने मुझे हर बार दूर धकेला। थोड़ी देर रुकते हुए महेंद्र जी ने कहा, मेरी बेटी ने मुझसे कभी नफरत नहीं की। हाँ, मैं जो करता था उससे उसको नफरत थी, लेकिन उसने कभी भी मुझसे अपना रिश्ता तोड़ने की बात तक नहीं की। लेकिन फिर भी उसके जाने के बाद तुमने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और तुमने मुझे अपने पोते पोतियों से मिलने की परमिशन भी नहीं दी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वैसे कुणाल की इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसने इस दुनिया में खुद कदम रखा है, यह पूरी तरह से उसकी पसंद थी। आज इधर कैसे आना हुआ आपका? नीरज जी ने पूछा। महेंद्र जी ने अपना गला साफ किया और कहा, अच्छा, अब तो तुम्हारा बेटा भी कुछ ऐसा ही करता है जो मैं करता हूँ। क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे अपने साथ रहने की परमिशन देनी चाहिए ताकि मैं एक पीसफुल लाइफ जी सकूं? नीरज जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन आपको हर महीने एक मोटी रकम चुकानी होगी। महेंद्र जी ने भौचक्का होकर कहा, तुम अपने ससुर से पैसे लोगे? आप अमीर हैं तो क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं, नीरज जी ने कहा। महेंद्र जी ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर रुककर नीरज जी ने कहा, पापा। हाँ, महेंद्र जी ने पूछा। आपके खून की ताकत मेरे खून से बहुत ज्यादा है, नीरज जी ने कहा। सिंघानिया पैलेस। आराध्या की बाहों को सहलाते हुए रुद्र उसे अलग अलग निकनेम से बुलाने लगा। उसका हाथ दूर करते हुए आराध्या ने कहा, मुझे परेशान मत करो आराध्या, कम से कम मुझसे बात करो, रुद्र ने कहा। आराध्या ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं झूठ बोलने वाले लोगों से बात नहीं करती। अरे ऐसे नहीं कि तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, रुद्र ने बहुत धीमी आवाज में कहा। आपने क्या कहा? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, आई एम सॉरी, मैं फ्यूचर में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। लेकिन बेबी और मैं फिर भी आपको पनिश करेंगे, आराध्या ने कहा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मुझसे बात करना बंद मत करो। अपने पेट को सहलाते हुए आराध्या ने कहा, बेबी और मैं तुम्हारे हाथों से बनाए हुए हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स खाना चाहते हैं। रुद्र ने जोर से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, मैं जाऊंगा और जल्दी से वही बनाऊंगा जो मेरी ब्यूटीफुल वाइफ खाना चाहती है। जाओ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं, आराध्या ने कहा। रुद्र ने सिर हिलाया और नीचे जाकर सीधे किचन के अंदर चला गया। कुछ देर बाद रुद्र 2 बाउल में नूडल्स लेकर बाहर आया। उसने एक बाउल उसके सामने रखते हुए कहा, हे यू गो टेस्टी नूडल्स फॉर माई ब्यूटीफुल वाइफ। एक निवाला लेते हुए आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और कहा, अब यह टेस्टी है, मुझे खुशी है कि तुमने इसे पसंद किया, रुद्र ने कहा। मिस्टर सिंघानिया, बेबी कह रहा है कि आपको ऐसे हमारे लिए और ज्यादा खाना बनाना चाहिए, आराध्या ने कहा। और रुद्र ने हंसते हुए पूछा, क्या यह सच में बेबी चाहती है या फिर बेबी की मम्मा यह चाहती है? हम दोनों, आराध्या ने कहा। हॉस्पिटल। सुबह सुबह जब कुणाल वेजिटेबल और हॉट
चिकन सूप खाने के लिए कीर्ति को फोर्स कर रहा था, तभी वहां पर नीरज जी आ गए। पापा, कीर्ति ने कहा। दूसरी तरफ नीरज जी को दरवाजे के सामने खड़े देखकर कुणाल जम गया। कल जो कुछ हुआ उसकी झलक उसकी आंखों और दिमाग पर छा गई। वह कल इतना गुस्सा और फ्रस्ट्रेट था कि वह उनकी बातों के बारे में पूरी तरह से भूल गया। वह सिर्फ खून देखना चाहता था, रोहन का खून, वह इंसान जिसने उसके अनबॉर्न बेबी को उससे छीन लिया और उसके लवर को चोट पहुंचाने की कोशिश की। वह बस उसे मरा हुआ देखना चाहता था। वह उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। नीरज जी कीर्ति को देखकर मुस्कुराए और पूछा, मेरे बच्चे तुम कैसे हो? कीर्ति मुस्कुराई और कहा, मैं ठीक हूँ पापा। कुणाल को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए नीरज जी कीर्ति के पास बैठ गए और उसके साथ तरह तरह की चीजों के बारे में बात करने लगे। फिर कीर्ति के सिर को थपथपाते हुए नीरज जी ने कहा, तुम्हें अभी शायद दुखी या फिर अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजें बस होने के लिए होती हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। वह चीज होकर ही रहती है जो हमारे नसीब में लिखा है। हम उसे चाह कर भी नहीं रोक सकते। कीर्ति मुस्कुराई और सिर हिलाया। ठीक है, अब तुम ठीक से रेस्ट करो। तुम्हें कब डिस्चार्ज मिल रहा है? नीरज जी ने पूछा। आज शाम को, कुणाल ने कहा। हाँ, या तो अच्छा है, मैं बाद में तुम्हारे घर आकर मिलूंगा, नीरज जी ने अपनी सीट से उठने से पहले कहा। कुणाल, एक सेकंड के लिए बाहर आओ, रूम से बाहर निकलने से पहले नीरज जी ने कहा। यह सुनकर कुणाल डर के मारे उछल पड़ा और अपने डरे हुए दिल के साथ चुपचाप नीरज जी के पीछे चला गया। एक खाली कमरे के अंदर खिड़की से बाहर देखते हुए नीरज जी ने पूछा, कब से? कुणाल ने अपना सिर नीचे किया और कहा, 4 साल। नीरज जी ने भौं चढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम उस टाइम पर अमेरिका में नहीं थे? कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं वहां था। क्या मैंने तुम्हें वहां पढ़ने के लिए भेजा था या यह सब कुछ करने के लिए? क्या यह तुम्हारा वह दोस्त है जिसने तुम्हें मजबूर किया? नीरज जी ने कहा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह एक्चुअली मेरी चॉइस थी, मैं इसके लिए बना था। नीरज जी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें सच में अपने नाना जी के सभी क्वालिटीज विरासत में मिली हैं? कुणाल ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, कल जो हुआ वह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे बस सच एक्सेप्ट करना है। अगर तुम सच में इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस वजह से तुम्हारे क्लोज किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर कल जो हुआ वह फिर से होता है तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर सिर्फ हमारी कंपनी पर फोकस करना होगा। मैंने पहले ही अपने पोते को खो दिया, मैं और किसी को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को कुछ हो। क्या तुम समझे? नीरज जी ने पूछा। तो आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरा मतलब है कि आप, कुणाल ने कहा। उसके कंधे को थपथपाते हुए नीरज जी ने कहा, उसकी देखभाल करना और कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहना, मैं कंपनी का ख्याल रखूंगा। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गए। नीरज जी के वहां से चले जाने के बाद कुणाल ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ बॉस मिस्टर रोहन मर गए, एक आदमी ने कहा। बलराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं सही था, कुणाल कपूर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। यह अच्छा है कि हमने लास्ट टाइम में उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। स्टार्टिंग में जब रोहन ने अपनी प्लानिंग के बारे में बलराज को बताया तो वह आसानी से सहमत हो गया, क्योंकि उसने उसे यह करने के लिए मोटी रकम देने का वादा किया था। लेकिन बाद में जब गहराई से जांच की तो वह हैरान हो गया। उसे पता चला कि अमेरिका में अंगद और रिहान ने क्या क्या किया है, वह दोनों कितने खतरनाक हैं। सब कुछ जानने के बाद भी क्या बलराज ऐसे इंसान से पंगा ले सकता था? नहीं, बलराज बेवकूफ नहीं था, वह अभी भी सिंघानिया के साथ फाइटिंग कर रहा था, और अगर वह भी उन सबसे पंगा लेता तो वह जानता था कि यह उसका अंत होगा। वह एक साथ 2 पावरफुल गैंग के साथ फाइट नहीं कर सकता था, उसके पास इतनी पावर नहीं थी। क्या अंगद और रेहान ही थे जिन्होंने विशाल के बिजनेस को बंद कर दिया? बलराज ने पूछा। सबऑर्डिनेट ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर। अच्छा, तो यह वही कुणाल कपूर है जो यह कर रहा है? मुझे लगता है कि वह सभी एक साथ यह कर रहे हैं, बलराज ने कहा। सर, अगर वह इस तरह एक साथ काम करते हैं तो, सबऑर्डिनेट ने कहा। बलराज ने भौं चढ़ाते हुए कहा, यह कुणाल कपूर सच में अब मुझे सिरदर्द दे रहा है।
अब हमें कपूर फैमिली पर अटैक करने से पहले 2 बार सोचना होगा। अब क्या सर? उस आदमी ने पूछा। विशाल के साथ कांटेक्ट करो और उसे मुझसे मिलने के लिए कहो। इट्स टाइम टू यूज हिम एज वेट, बलराज ने कहा। जर्मनी, उसका ख्याल रखना। ओके, काश मैं वहां होती, लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन तुम्हारे पापा इसे चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। है कि हम जल्द ही वापस आएंगे, साक्षी जी ने कहा। हाँ, लेकिन मम्मा, आपको हमारे बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी कल की इंसिडेंट स्टेटफुल थी, लेकिन अब सब ठीक है। काफी देर हो गई है, क्या आप सो जाएंगी माँ? मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, आराध्या ने कहा। साक्षी जी ने मुस्कुराकर कहा, अपना ख्याल रखना और दादी जो कुछ भी दे खा लेना, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और हाँ कहा। मॉम, इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अपना फोन एक तरफ फेंकने के बाद साक्षी जी ने गहरी सांस ली। क्या हुआ? आशुतोष जी ने पूछा। कल कुछ हुआ और उसकी वजह से कीर्ति मिसकैरेज हो गई, साक्षी जी ने कहा। आशुतोष जी ने कहा, इट्स ओके कीर्ति, अभी बहुत छोटी है और कुणाल भी। हाँ, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? साक्षी जी ने पूछा। आशुतोष जी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, मोटी चमड़ी वाले लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है। वह सिर्फ बातचीत नहीं करना चाहते। साक्षी जी हंसी और बोली, आप बूढ़े हो रहे हैं मिस्टर सिंघानिया। आशुतोष जी ने अपनी बाहें उठाई और पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं या नहीं? साक्षी जी ने आंखें मूंद ली और पिलो को ठीक करने लगी। उनके पास जाते हुए आशुतोष जी ने कहा, हमें इतने दिन हो गए हैं, बिहेव योरसेल्फ। तुम जल्द ही दादा बनने वाले हो, साक्षी जी ने कहा। साक्षी जी के कमेंट को नजरअंदाज करते हुए आशुतोष जी ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। साक्षी जी ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? जब से वह दोनों जर्मनी पहुंचे हुए हैं तीसरी बार था। रुद्र शैम्पू निचोड़कर रुद्र ने धीरे से उसके सर को मसाज करना शुरू किया और पूछा, लाइक व्हाट? आराध्या ने कुछ देर सोचा और कहा, चलो सबको घर बुला लेते हैं, या हम डिनर के लिए कहीं भी जा सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, दादाजी और दादी जी और आज बाहर जा रहे हैं और अंशिका और समर्थ भी कुछ चैरिटी बॉल में जा रहे हैं, इसलिए हम घर पर थोड़ा हंस कर रह सकते हैं। रुद्र ने कहा, रॉबिन को भी बुलाओ, हमें उसको भी अपने साथ टैग करना चाहिए, वरना सूरज अंकल से बुरा कोई नहीं होगा। आराध्या ने कहा, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा, रुद्र ने कहा। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए आराध्या ने हंसते हुए कहा, सॉरी मेरे हाथ बॉस, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, थोड़ी देर के लिए ठीक से रहो और मुझे तुम्हारे बालों को ठीक से शैम्पू करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। आराध्या मुस्कुराई और पूछा, हनी, क्या आपको लगता है कि बेबी के आने के बाद हम इस तरह टाइम स्पेंड कर पाएंगे? तुम्हें इस बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैंने डिसाइड किया है कि सैटरडे को हम अपने बेबी को मॉम या फिर दादी के पास छोड़ देंगे और फिर अपने घर जाकर कुछ टाइम साथ में बिताएंगे। रुद्र ने कहा, अरे मैं अपने छोटे बेबी को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? आप किस तरह के डैड हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आराध्या ने पूछा। मैं यह उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, उसे अपने साथ खेलने के लिए भी किसी की जरूरत होगी, ठीक है? इसलिए अगर उसे भाई या बहन की जरूरत है तो उसे अपने मॉम डैड को थोड़ी देर के लिए अकेला रहने देना होगा, रुद्र ने कहा। आराध्या ने बेबसी से अपना सिर हिला और कहा, यू आर अनबिलीवेबल। ठीक है, अब हो गया, मुझे तुम्हारा हेयर बात करने दो, रुद्र ने कहा। आराध्या को नहलाने के बाद रुद्र ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम दिन भर खाती हो लेकिन तुम मोटी क्यों नहीं हो रही हो? अपना सिर पीटते हुए आराध्या ने कहा, पूरे दिन खाने से तुम्हारा क्या मतलब है? बेबी सब कुछ खाता है, मैं नहीं, रुद्र ने हंसते हुए कहा। वह तो बेबी ने कल न्यूडल्स के 2 बड़े बाउल खा लिए। वार्डरोब की ओर बढ़ते हुए रुद्र ने पूछा, तुम क्या पहनना चाहती हो? कुछ भी, आराध्या ने कहा। ब्लू कलर की ड्रेस निकालते हुए रुद्र ने कहा, या ठीक है लग रही है, अरे या नहीं, आराध्या ने कहा। एक और ड्रेस निकालते हुए रुद्र ने कहा, या ठीक है नहीं, बहुत अजीब है, आराध्या ने कहा। रुद्र ने कहा, आराध्या तुम मुझे बताओ कि तुम क्या पहनना चाहती हो? आराध्या ने कहा, कुछ भी चलेगा, रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा। तभी एक मेड ने डोर नॉक किया। अपना बाथरोब पहन लो, रुद्र ने दरवाजे की ओर चलने से पहले कहा। रुद्र ने जाकर दरवाजा खोला और कहा, क्या बात है सर, एंट्रेंस गेट पर कोई आई है और वह आराध्या मैडम से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, वह कौन है? रुद्र ने पूछा। वह कह रहे थे कि मिसेस शर्मा, मेड ने कहा। रुद्र ने अपनी बाहें उठाई और कुछ कहने ही वाला था कि मेड ने कहा, उन्हें अंदर आने के लिए कहो। मेड ने सिर हिलाया और चली गई। आराध्या रुद्र ने
कहा। उसकी ओर चलते हुए रुद्र ने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों लपेट लिया और कहा, मुझे लगता है कि यह आंटी मतलब मोहित की माँ है। लेकिन रुद्र ने कहा, मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए और आप भी तो मेरे साथ हैं, तो फिर आपको टेंशन क्यों हो रही है? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया। जब रुद्र और आराध्या नीचे आए तो उन्होंने देखा मिसेस शर्मा सोफे पर बैठी थी। आराध्या के दिल में हमेशा मिसेस शर्मा के लिए गुड इमेज रही। उन्होंने कभी भी उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया और न ही उन्होंने कभी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। यही रीजन था कि वह उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। मिसेस शर्मा एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जब मिस्टर शर्मा ने उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखा था जहां वह वेंट्रेस का काम कर रही थी और फिर वह उनके दीवाने हो गए। हालांकि मिस्टर शर्मा हमेशा उनसे प्यार करते थे और उन पर भरोसा करते थे, फिर भी मिसेस शर्मा को कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का कोई राइट नहीं था। वह वैसा ही करती थी जैसा मिस्टर शर्मा उनसे कहते थे। जब मिसेस शर्मा ने आराध्या को देखा तो वह जल्दी से उठे और विनम्रता से उनका अभिवादन किया और कहा, आराध्या। आराध्या मुस्कुराई और सिर हिला दिया। दूसरी तरफ रुद्र ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपने करीब खींच लिया। प्लीज आप बैठ जाइए, आराध्या ने कहा। रुद्र की तरफ देखते हुए मिसेस शर्मा ने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप बैठने लगी। हनी, क्या आप ऊपर से मेरा फोन ला सकते हैं? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने सिर हिलाया और चला गया। रुद्र के चले जाने के बाद आराध्या बैठ गई और पूछा, आंटी आप किस बारे में बात करना चाहती हैं? मिसेस शर्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं मोहित के बारे में बात करना चाहती थी। थोड़ी देर रुकते हुए मिसेस शर्मा ने कहा, आराध्या मुझे पता है कि मोहित, क्या आप जानती हैं कि आपके बेटे ने क्या किया? आराध्या ने पूछा। मिसेस शर्मा ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। अपने पेट को सहलाते हुए आराध्या ने कहा, आपके बेटे ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। जब उसने मेरा किडनैप किया तो उसे पता था कि मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने जानबूझकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगर रुद्र उस टाइम नहीं आता तो जमीन पर इतने देखते हुए मिसेस शर्मा ने आराध्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, आराध्या मुझे पता है कि मोहित ने जो भी किया वह गलत था और मैं इस बारे में जानकर उससे बहुत नाराज हूँ। मैं जब उससे मिलूंगी तो मैं उसे मारूंगी। आंटी प्लीज उठो, आराध्या ने कहा। मिसेस शर्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं आराध्या प्लीज, पहले मेरी बात सुनो। तुम मोहित के डैड और मैं अब यहाँ से बहुत दूर रह रहे हैं। इंडिया से अब हमारा कोई कनेक्शन और मोहित के वेस हमारे बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम काफी अच्छी तरह से रह रहे हैं। मैं अगर तुम मेरे बेटे को मुझे वापस दे दोगी तो मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी और मैं यह कंफर्म करूंगी कि वह फिर कभी तुम्हें परेशान ना करे। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। वह मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मिसेस शर्मा को इस तरह देखकर आराध्या का दिल पसीज गया। आंटी मैंने यह सब नहीं किया, इसमें मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। वह रुद्र है, आराध्या ने कहा। मुझे पता है आराध्या, रुद्र सिंघानिया तुम्हारी हर बात मानेंगे। आराध्या तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें पता है कि एक बच्चे को खोने पर कैसा महसूस होता है। प्लीज मुझ पर दया करो और मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। मैं उसका ध्यान रखूंगी कि तुम्हें उसके कारण कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्लीज। मिसेस शर्मा सिसक उठी। तभी रुद्र नीचे आ गया। जब मिसेस शर्मा ने उसे देखा तो वह जल्दी से उठी और बोली, मैं अभी जाऊंगी और मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। मैं कल शाम को वापस जा रही हूँ और मैं तुम्हारे अंकल के साथ इम्पीरियल होटल में ठहरी हूँ। इतना कहकर वह वहां से बाहर निकल गई। उनके वहां से चले जाने के बाद रुद्र आराध्या के पास बैठ गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आराध्या ने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेटते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत देर तक रुकते हुए आराध्या ने कहा, रुद्र? हाँ। रुद्र ने जवाब दिया। क्या मोहित जिंदा है? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया, कहा, हाँ वह जिंदा है। उसे इलाज किया है, वह अभी ठीक हो रहा है। आपने उसे नहीं मारा? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं चाहता था और अब भी चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि जब तक इस लिटिल बेबी का बर्थ नहीं हो जाता तब तक किसी को नहीं मारूंगा, इसीलिए मैंने नहीं किया। अपना सिर उसके सीने पर सटाकर आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्या तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा? रुद्र ने पूछा। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया। रुद्र ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम्हें बस मुझे बताना है कि तुम क्या करना चाहती हो
और मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। अभी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे देर तक गले लगाओ, आराध्या ने कहा। बिना कुछ कहे रुद्र ने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और कहा, इतना मत सोचो, मैंने पहले ही सबको बुला लिया और वह आज रात आ रहे हैं और वह भी यहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर रहने वाले हैं, आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह सब रहेंगे। मैं किसी से गेस्ट रूम रेडी करने के लिए कहता हूँ। रुद्र, अभी हमारे पास टाइम है तो फिर क्या हम जाकर अभी मोहित से मिल सकते हैं, आराध्या ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम जा सकते हैं। बेस। जब रुद्र और आराध्या बेस पर पहुंचे तो आराध्या ने रुद्र को पकड़ लिया और पूछा, जब आप घर और ऑफिस में नहीं होते तो क्या आप यहाँ आते हैं? रुद्र ने हंसते हुए सर हिलाया और कहा, रॉकी और कबीर वह दोनों यहीं रहते हैं। तभी रॉकी वहां पर आ गया और उन दोनों का अभिवादन किया। कबीर कहाँ है? रुद्र ने कहा। रॉकी ने आह भरी और कहा, डेट पर। रुद्र मुस्कुराया और कहा, ठीक है, उसे एंजॉय करने दो। क्या सब कुछ रेडी है? रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ बॉस, सब कुछ रेडी है। अंडरग्राउंड सेल। जब आराध्या अंडरग्राउंड सेल के अंदर आई तो रुद्र के हाथों पर उसने अपनी पकड़ कस ली। अंडरग्राउंड सेल बहुत ज्यादा डार्क और कोल्ड था, जो आराध्या को अजीब तरह का एहसास दे रहा था। मुझे पता है कि यह थोड़ा डरावना है, लेकिन यहाँ कोई भूतिया राक्षस नहीं है, रुद्र ने कहा। मैं भूत से नहीं डरती, आराध्या ने कहा। मेरा मजाक बनाना बंद करो, रुद्र ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें मजाक नहीं बना रहा हूँ सर, यह वाला एक व्यक्ति दरवाजे के सामने रुकने से पहले कहा। जब वह मेटल का डोर ओपन हुआ तो आराध्या ने देखा कि मोहित की बॉडी एक छोटे से बेड पर पड़ी हुई है। उसे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और उसके शरीर पर एक पतला सा कंबल लपेटा हुआ था। शर्मा फैमिली के हायर की जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी वह कहीं देखने को नहीं मिली। वह एक नॉर्मल आदमी की तरह लग रहा था। मोहित, आराध्या ने धीरे से कहा। जब मोहित ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली, लेकिन जब उसने देखा कि यह कौन है तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और एक शब्द भी नहीं बोला। रिग्रेट, एम्ब्रेसमेंट और गिल्ट, यह तीन चीजें थी जो वह इस सेल के अंदर लाए जाने के अगले दिन से फील कर रहा था। उसे इस चीज का एहसास हुआ कि कैसे उसने शादी के मंडप पर जानवी के साथ हाथ मिलाकर आराध्या को छोड़ दिया था। वह जुनून में अंधा हो गया था और आराध्या और उसके अनबोर्न बेबी को चोट पहुंचाने की कोशिश भी की थी। इसके लिए भी वह बहुत ज्यादा गिल्टी था। वह हर उस चीज के लिए गिल्टी और इन एवरेस्ट था, आज उसने जो पास्ट में किया था। दूसरी तरफ जब रुद्र ने आराध्या को मोहित का नाम लेते हुए सुना तो उसे अपने दिल में एक चुभन महसूस हुई। रुद्र के ठीक बगल में खड़े रॉकी ने जब उसके एक्सप्रेशन देखे उसने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। उनके बिग बॉस को फिर से जलन हो रही थी। मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, आराध्या ने कहा। मोहित ने अपना सिर नीचे किया और कहा, क्यों आई? इधर आओ, आराध्या ने कहा। कुछ देर सोचते हुए मोहित उठा और उसकी ओर 4 बड़े कदम बढ़ाए। हाउ आर यू? आराध्या ने पूछा। मोहित ने अपना सिर नीचे किया और पूछा, तुम मुझसे यह कैसे पूछ सकती हो? मैंने जो किया उसके बाद मैं तुमसे नजरें कैसे मिला सकता हूँ? थोड़ी देर रुक कर मोहित ने कहा, मुझे नहीं पता कि इससे कितनी मदद मिलने वाली है, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे रिग्रेट है। आई एम सॉरी, मुझे उन चीजों को नहीं करना चाहिए था। मैं सच में नहीं जानता मैंने वह सब क्यों किया। तुम बहुत अच्छी हो। और मैं उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए वह सच में बहुत शर्मिंदा था। रुद्र के सामने की जेब से एक रुमाल निकालते हुए आराध्या ने उसे मोहित को दिया और कहा, जो हो चुका है उसके लिए रोने का कोई मतलब नहीं है। पास्ट अब कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ फ्यूचर मायने रखता है। हम सभी इंसान हैं और लाइफ में कभी ना कभी हमसे गलती हो ही जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मोहित ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने अपना सबक सीख लिया है। तुम इतने अच्छे इंसान हो और मैंने तुम्हें धोखा दिया और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि मैं खुद को ऐसा करने के लिए कभी माफ कर पाऊंगा। आराध्या हंसने लगी और बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मैं अपने इस हैंडसम हस्बैंड से कैसे मिल पाती। जब रुद्र ने सुना कि आराध्या ने क्या कहा तो उसके अपसेट एक्सप्रेशन ब्राइट एक्सप्रेशन में बदल गए। तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? मोहित ने पूछा। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ,
मैंने किया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में कोई भी रिग्रेट, एम्ब्रेसमेंट और गिल्ट के बिना एक बहुत ही हेल्दी लाइफ स्पेंड करो और हैप्पी लाइफ स्पेंड करो, क्योंकि तुम यह डिजर्व करते हो। मोहित मुस्कुराया और सिर हिलाया। तुम्हारा दिल वाकई में बहुत बड़ा है आराध्या, और मिस्टर सिंघानिया लकी हैं कि उन्हें तुम्हारी जैसी लाइफ पार्टनर मिली। रुद्र की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने कहा, आपने सुना कि मिस्टर सिंघानिया कि आप लकी हैं। आराध्या के पेट पर नजर डालते हुए मोहित ने पूछा, कितने मंथ हुए हैं? अपने पेट को सहलाते हुए आराध्या ने कहा, 5 महीने। मोहित व जानवी जानवी का नाम सुनकर मोहित के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने कहा, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। आराध्या ने कहा, ओके ओके, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और तुम्हारे आगे पूरी लाइफ पड़ी है। आई विश कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। मोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे लिए ही करता हूँ। आराध्या के कंधे के चारों ओर अपनी बाहें लपेट कर रुद्र उसे बाहर लेकर जाने लगा, क्योंकि कल उसे एयरपोर्ट ले जाएगा। हमने मिस्टर और मिसेस शर्मा को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, रुद्र ने कहा। उसकी तरफ झुकते हुए आराध्या ने आह भरी और कहा, थैंक यू। उसे अपनी बाहों में भरते हुए रुद्र ने हंसते हुए कहा, तो मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? अगर तुम इतना ही थैंक यू कहना चाहती हो तो तुम नाइट में कह सकती हो। अपना चेहरा रुद्र के सीने पर दबाते हुए आराध्या ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके माथे पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, ठीक है, अगर तुम गेट टुगेदर को कैंसिल करना चाहती हो तो ठीक है। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं आज एंजॉय करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं सारी अरेंजमेंट कर देता हूँ। अब तुम क्या खाना चाहती हो? रुद्र ने पूछा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं आपको खा सकती हूँ? आराध्या ने पूछा। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और कहा, तुम लकी हो कि हम यहाँ हैं और घर पर नहीं। आराध्या हंसी और बोली, फिर मुझे घर ले चलो। रुद्र ने जल्दी से उसे कार के अंदर बिठाकर ड्राइवर को घर की ओर चलने को कहा। मल्होत्रा मेंशन। हनी, रेडी होना शुरू करो, हमें जल्दी निकलना है, वैशाली ने कहा। उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, वैशाली, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम से तुम्हारा क्या मतलब है? वैशाली ने पूछा। मेरा मतलब है कि आराध्या और अन्या इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई और कीर्ति भी प्रेग्नेंट थी। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ ने आह भरी और सिर हिलाया। वैशाली ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ, मैं पहले प्रेग्नेंट नहीं हुई क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं की और हम हमेशा बहुत केयरफुल रहते थे। हाँ, सिद्धार्थ ने कहा। अब ज्यादा सोचना बंद करो और रेडी हो जाओ। मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ, वैशाली ने कहा। उसकी नेक पर किस करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हमें अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है तो फिर क्या हम थोड़ा रोमांस कर सकते हैं? उसकी ओर मुड़ते हुए वैशाली ने अपनी बाहों को उसके गले में डाल दिया और कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। फ्लेक्सी कंपाउंड। आई एम सॉरी कीर्ति, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई। और टीना, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। कीर्ति को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर रिलैक्स करो, कीर्ति ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत फेवरेट डिश रेडी किया है, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ, टीना ने कहा। थैंक यू टीना, कीर्ति ने कहा। टीना मुस्कुराई और चली गई। बाहर तुम ठीक हो यार? अंगद ने पूछा। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे नहीं पता कि कीर्ति के लिए सब कुछ कैसे नॉर्मल होगा। एवरीथिंग विल बी फाइन। तुम्हें बस उसके साथ रहना होगा और उसे मोटिवेट करना होगा, अंगद ने कहा। उम्मीद तो यही है, कुणाल ने कहा। तुम्हारे फादर के बारे में क्या? अंगद ने पूछा। कुणाल ने कहा, वह सब कुछ जानते हैं। तो फिर क्या उन्होंने तुम्हें बाहर फेंक दिया? अरे अगर उन्होंने ऐसा किया तो टेंशन मत करो, ठीक है? टीना और मैं हमेशा तुम्हारे और कीर्ति के लिए रहेंगे, अंगद ने कहा। कुणाल ने हंसते हुए कहा, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि वह सोचते हैं कि तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम्हें पता है, अंगद ने आह भरी और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने जो किया उसके बाद भी उन्होंने तुम्हें घर से बाहर नहीं फेंका। मेरा मतलब है कि वह बहुत डरावना था, पिछले वालों से डरावना, कुणाल ने पूछा। अंगद ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता कि पिछला वाला कितना डरावना था क्योंकि हम इसे एक साथ कर रहे थे, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा और यह डरावना था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि अंकल को शायद हार्ट अटैक आ जाएगा, पर मैंने अपने सभी होश खो दिए। तुम्हें पता है कि मेरा क्या मतलब है? कुणाल ने पूछा। अंगद ने अपना सिर हिला और कहा, हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं जाकर देखता हूँ कि कीर्ति क्या कर रही है, कुणाल ने अपने अपार्टमेंट में जाते हुए कहा। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।